टीएस कोचिंग जियोग्राफी में आपका स्वागत है। और इस कोचिंग को शुरू करने का उद्देश्य है ज्योग्राफी से रिलेटेड जितने भी राजस्थान के कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हैं, जिनमें ज्योग्राफी के क्वेश्चंस, ज्योग्राफी के टॉपिक आते हैं, उनको यहाँ पर पूरी तरह से कवर किया जाएगा। और ज्योग्राफी से रिलेटेड पुराने क्वेश्चंस, ज्योग्राफी से रिलेटेड फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, एलडीसी, पटवारी, इनके अंदर जितने भी ज्योग्राफी के टॉपिक्स हैं उनको इस कोचिंग के अंदर करवाया जाएगा। ज्योग्राफी के अंदर हम शुरुआत करेंगे फिजिकल ज्योग्राफी से। फिजिकल ज्योग्राफी के बाद हम करेंगे ह्यूमन ज्योग्राफी। ह्यूमन ज्योग्राफी के बाद हम करेंगे इंडियन ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी के बाद हम करेंगे राजस्थान ज्योग्राफी। इस प्रकार से हम अपनी ज्योग्राफी के सिलेबस को पूरा करेंगे। आज हम शुरू करते हैं पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास से। पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास से आज हम शुरू करते हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं हमारी पृथ्वी को, जिसकी शेप कुछ इस प्रकार है और इसकी आकृति जियोड के समान है। हमारी पृथ्वी की आकृति है जियोड, जिसके जो मध्य से एक रेखा इसको दो भागों में विभाजित करती है, उत्तरी हिस्से में और दक्षिणी हिस्से में। मध्य की ये जो रेखा है इसे बोला जाता है भूमध्य रेखा, इक्वेटर, भूमध्य रेखा, जो कहाँ है 0 डिग्री अक्षांश पर। इसे क्या बोला जाता है? भूमध्य रेखा। इंग्लिश में इसे बोला जाता है इक्वेटर, और इसका एक अन्य नाम है विषुवत रेखा। इसी प्रकार भूमध्य रेखा के ऊपरी हिस्से में 23.5 डिग्री अक्षांश पर एक रेखा है, और इसी प्रकार भूमध्य रेखा के दक्षिणी हिस्से में 23.5 डिग्री अक्षांश पर एक अन्य रेखा है। इन रेखाओं के भी अलग अलग नाम है। जो ऊपरी हिस्से में जो रेखा है उसे बोला जाता है करक रेखा, और जो दक्षिणी हिस्से में जो नाम है उसे बोला जाता है मकर रेखा। यह एक सामान्य सा डायग्राम जो हम सभी को पता होता है, ये पृथ्वी के बारे में। और इस ऊपर वाले हिस्से को कहा जाता है उत्तरी गोलार्ध, और ये नीचे वाले हिस्से को बोला जाता है दक्षिणी गोलार्ध। इंग्लिश में इसे बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, और इसे बोलते हैं साउथ हेमिस्फेयर। अब इसके बाद हम देखते हैं कि इस पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई। पृथ्वी एक प्रकार का क्या है? ग्रह है, सौर मंडल का ग्रह है। तो हम देखते हैं कि पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित वैज्ञानिकों ने अलग अलग अपनी संकल्पनाएं दी है, थ्योरीज दी है, अपने अपने अलग विचार दिए हैं। जो हमारे एग्जाम ओरिएंटेड है उनमें से हमें जो पढ़ने हैं वो इस प्रकार है, जो हमें देखने हैं। सबसे पहले हमें देखना है लाप्लास का निहारिका परिकल्पना। सबसे पहले हम ये सिद्धांत पढ़ेंगे, उसके बाद हम देखेंगे चैम्बरलिन व मोल्टन की ग्रहाणु परिकल्पना। दूसरे नंबर पे हम जो परिकल्पना पढ़ेंगे वो है चैम्बरलिन व मोल्टन की ग्रहाणु परिकल्पना। और जो तीसरे नंबर पे हम पढ़ेंगे जेफरीज व जेम्स जीन्स की जवारीय परिकल्पना। जेफरीज व जेम्स जीन्स की जवारीय परिकल्पना। ये कुछ मुख्य परिकल्पनाएं हैं जो हमें पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित है, जो हमें पढ़नी है। इसके बाद हम देखेंगे जो सर्वमान्य मत जो है वो है आधुनिक सिद्धांत।
बिग बैंग थ्योरी, बिग बैंग सिद्धांत। आज की क्लास में हम लाप्लास की नीहारिका परिकल्पना को, फिर चैम्बरलिन व मोल्टन की ग्रहाणु परिकल्पना के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो पहली परिकल्पना है लाप्लास की नीहारिका परिकल्पना। हमें एग्जाम ओरिएंटेड चीजों को देखना है, तो सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि यह परिकल्पना कब दी गई। यह परिकल्पना दी गई 1796 में लाप्लास के द्वारा। कब दी गई? 1796 ईस्वी में लाप्लास द्वारा। लाप्लास द्वारा दी गई, और इस परिकल्पना का वर्णन उन्होंने अपनी एक पुस्तक के अंदर किया। पुस्तक का नाम क्या था? दी एक्सपोजिशन ऑफ वर्ल्ड सिस्टम। ये पुस्तक का नाम हमें ध्यान रखना है। उनकी पुस्तक का नाम था दी एक्सपोजिशन ऑफ वर्ल्ड सिस्टम। इस पुस्तक के अंदर उन्होंने अपनी इस नीहारिका परिकल्पना का वर्णन किया है। नीहारिका से आशय है कि नीहारिका एक प्रकार का बादल है, एक प्रकार का गैसीय बादल है। इन्होंने कहा कि प्रारंभ में ब्रह्मांड में एक तप्त नीहारिका थी। इन्होंने कहा कि प्रारंभ में ब्रह्मांड में एक तप्त नीहारिका थी। इसी परिकल्पना में इन्होंने दूसरी बात क्या कही? पहली बात तो ये होगी। दूसरी बात इन्होंने कही कि यह जो नीहारिका थी यह गतिशील थी। नीहारिका गतिशील थी। इसी के साथ इन्होंने तीसरी एक बात की कि यह जो नीहारिका है वह निरंतर क्या हो रही थी? शीतल हो रही थी, यानी कूलिंग की प्रक्रिया इसमें हो रही थी। शीतलन की प्रक्रिया निरंतर हो रही थी। निरंतर। अब समझते हैं इसको। सबसे पहले तो हम यह देखते हैं कि नीहारिका क्या होती है। नीहारिका एक प्रकार का एक बादल होता है जिसमें क्या है? गैसें होती है। यह एक प्रकार का बादल मैंने बनाया है जिसमें क्या है? गैसें हैं। इसी गैसीय बादल को इन्होंने क्या कहा? नीहारिका नाम दिया। इसी गैसीय बादल को इन्होंने नीहारिका नाम दिया। और इन्होंने कहा कि यह जो गैसीय बादल है यह क्या है? धीमी गति से गति कर रहा है। धीमी गति से गति कर रहा है। गति करने के कारण क्या हुआ? इसमें जो कण है धीमी गति से यह क्या है? गति कर रहा है। धीमी गति से यह गति कर रहा है, तो गति करने के कारण क्या हुआ? इसके अंदर जो कण है वह आपस में क्या हुआ? टकराने लग गए। टकराने के कारण उनमें क्या हुआ? घर्षण पैदा हुआ। घर्षण पैदा होने की वजह से यह जो बादल है इसने अपने आकार को बदल लिया और एक तस्ती नुमा आकृति बना ली। इस प्रकार की एक आकृति बना ली जिसे क्या है? तस्त्री नुमा आकृति। तस्त्री नुमा आकृति। अब इसको, यह तस्त्री नुमा आकृति भी गतिशील है। धीरे धीरे क्या है? इसकी भी गति, यह भी गति कर रही है।
तो क्या हुआ, इस निहारिका ने अपना आकार बदल लिया। आकार बदलने से इसने नई आकृति ली, क्या ली, तस्त्री नुमा आकृति। तस्त्री नुमा आकृति उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं, हम पुराने समय में एक लट्टू होता था, आम भाषा में उसे लट्टू बोला जाता था। लट्टू जो धागे से धागा खींचते थे और वो लट्टू चलता था, तो उसमें क्या होता था, बीच में एक तस्त्री नुमा आकृति बनती थी और ऐसा लगता था कि उसमें से छल्ले निकल रहे हैं बाहर को। उसी प्रकार क्या हुआ, इस तस्त्री से एक छल्ला बाहर निकल गया, क्योंकि ये तस्त्री गतिशील थी। गतिशील होने के कारण इसमें से एक छल्ला बाहर निकला। वह छल्ला जैसे ही बाहर निकला तो इस प्रकार एक छल्ला इसमें से बाहर निकल के आ गया। धीरे धीरे क्या हुआ, शीतलन की प्रक्रिया के कारण यह छल्ला क्या हुआ, धीरे धीरे ठंडा होने लग गया। इसकी जो बाहरी सतह थी वह क्या हुई, सिकुड़ने लग गई। इसकी बाहरी सतह सिकुड़ने लग गई। सिकुड़ने के कारण जो बाहरी सतह है उसमें जमाव हुआ। जमाव के कारण क्या हुआ, बाहरी सतह ठोस हो गई। ठोस होने से ग्रहों का निर्माण हुआ। इसी प्रकार जो बचा हुआ भाग था वह क्या कहलाया, सूर्य कहलाया। बचा हुआ भाग सूर्य कहलाया। इस प्रकार लाप्लास की निहारिका परिकल्पना में हमने देखा कि प्रारंभ में इन्होंने कहा कि ब्रह्मांड में एक तप्त निहारिका थी। उसके बाद वह निहारिका गतिशील थी और जिसमें शीतलन की प्रक्रिया लगातार हो रही थी। और यह देखा हमने, निहारिका किसे कहते हैं, निहारिका कहते हैं एक गैसीय बादल को। इसी गैसीय बादल में लगातार शीतलन की प्रक्रिया हो रही थी, जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, इसके अंदर जो कण थे वो कण क्या हुए, टकराने लग गए। टकराने के कारण उनमें घर्षण उत्पन्न हुआ। घर्षण उत्पन्न होने की वजह से उसने अपना आकार बदला, आकार तस्त्री नुमा कर लिया। उस तस्त्री नुमा आकृति में से एक छल्ला इससे निकलकर अलग हो गया। वह छल्ला शुरू में तो काफी गर्म था, तप्त था। धीरे धीरे शीतलन की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप वह छल्ला ठंडा हुआ, उसकी बाहरी सतह ठंडी होने लग गई। बाहरी सतह ठंडी हुई, जिसके परिणाम स्वरूप ग्रहों का निर्माण हुआ। और जो अवशिष्ट भाग यानी जो बचा हुआ भाग था उस निहारिका का, वह सूर्य कहलाया। ये थी लाप्लास की निहारिका परिकल्पना। इसके बाद हम देखते हैं चैम्बरलिन की ग्रहाणु परिकल्पना। बनता है वह कि इस परिकल्पना का प्रतिपादन कब किया गया, तो सन 1909 ईस्वी में इस परिकल्पना का प्रतिपादन चैम्बरलिन के द्वारा किया गया। तो इसमें इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि ग्रहों का निर्माण दो बड़े विशाल तारों के संयोजन से हुआ है। ग्रहों का निर्माण दो बड़े विशाल तारों के संयोजन से हुआ है, जिसमें एक तारा इन्होंने सूर्य कहा और दूसरा एक इसका विशालकाय तारा, विशालकाय तारा। इसके बाद इन्होंने कहा कि जो सूर्य है यह प्रारंभ अवस्था में ठोस था, चक्राकार अवस्था में था, यानी अपने ही पथ पर घूम रहा था, चक्राकार अवस्था में उसी स्थान पर घूम रहा था। और तीसरी इन्होंने बात कही कि यह शीतल था, यानी ठंडा था, तप्त नहीं था। यह कंडीशन इन्होंने मानी प्रारंभ में। इसके बाद इन्होंने कहा कि सूर्य अपनी जगह पर है, यहीं ये ठोस है, चक्राकार अवस्था में और शीतल अवस्था में है। एक विशालकाय तारा, एक विशालकाय तारा इसकी तरफ गति कर रहा है। गति करने के कारण इस विशालकाय तारे ने जब सूर्य की तरफ गति की तो उसके आकर्षण के कारण क्या हुआ, सूर्य की सतह से कण टूटकर बाहर आ गए। यहां से कण टूटकर बाहर आ गए इसके धरातल से। इन्हीं बारीक टूटे हुए कणों को क्या बोला गया, ग्रहाणु बोला गया, प्लानेटिसिमल। इसे प्लानेटिसिमल भी बोला जाता है। बारीक कणों को क्या कहा, प्लानेटिसिमल। और हिंदी में इन्हें क्या बोला गया, ग्रहाणु। अब क्या घटना घटी, इन्हीं कणों के कारण क्या हुआ, कुछ कण तो बड़े कण थे और कुछ कण थे छोटे कण। जो बड़े कण थे उन्होंने ग्रहों के नाभिक यानी न्यूक्लियस के रूप में भूमिका निभाई। बड़े कणों ने
बड़े कण केंद्र के रूप में निर्मित हुए, और जो छोटे धूल के कण थे वह क्या हुए, इस बड़े कण यानी इस केंद्र के चारों ओर आकर के जमा हो गए, जिस प्रकार क्या हुआ, एक ग्रह का निर्माण हुआ। इसी प्रक्रिया के अनुसार 9 ग्रहों का निर्माण हुआ, जिसमें से एक ग्रह हमारा पृथ्वी भी है। ये थी चैम्बरलिन व मोल्टन की ग्रहाणु परिकल्पना, जिसमें इन्होंने क्या कहा कि ग्रहों का निर्माण 2 बड़े विशाल तारों के संयोजन से हुआ, जिसमें एक तारा था सूर्य, एक तारा था विशालकाय तारा। सूर्य को इन्होंने माना ठोस, चक्राकार और शीतल, और यह कहा कि विशालकाय तारा सूर्य की ओर गति कर रहा है। गति करने के कारण, इस विशालकाय तारे के आकर्षण के कारण सूर्य की सतह से क्या हुआ, कुछ कण जो है वो टूटकर बाहर आ गए। बाहर आने के कारण क्या हुआ, 2 प्रकार के कणों में वह निकले, एक बड़े कण और छोटे कण। बड़े कणों ने क्या कहा, बड़े कणों ने क्या किया, ग्रहों के नाभिक के रूप में भूमिका निभाई, और छोटे कणों ने उन नाभिकों के बाहर आकर के जमाव की भूमिका निभाई, जिससे क्या हुआ, एक ग्रह का निर्माण हुआ। और यह थी चैम्बरलिन की ग्रहाणु परिकल्पना। इसके बाद अंतिम परिकल्पना जो हमने पढ़नी है वह जेम्स जीन्स की ज्वारीय परिकल्पना, ज्वारीय परिकल्पना। दूसरा हम देखेंगे आधुनिक सिद्धांत, जो पृथ्वी की उत्पत्ति से है, जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति से है, बिग बैंग थ्योरी, बिग बैंग सिद्धांत। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।